तो दोस्तों अंता में सियासी संग्राम का अंत हुआ है। भाया जीत गए। प्रमोद जैन भाया, जिन पे भाया रे भाया खूब खाया कहते हुए खूब राजेंद्र गुढ़ा ने आरोप लगाए। आज हम इस राजनीतिक जंग की परतें उधेड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह एक महज विधानसभा का उपचुनाव नहीं, बल्कि राजस्थान की सियासी हवाओं का रुख बताने वाला एक बड़ा इम्तिहान था। सत्ता के शिखर पर बैठी एक ऐसी पार्टी जिसने एक सीट को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया, और सामने विपक्ष वाली पार्टी जो खोई हुई जमीन वापस पाने की बेताबी में थी। और इन सब के बीच एक निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, जो अपने बयानों, अपने बेबाकपन और जुझारूपन से नींद उड़ा रहा था। और क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी सीट का चुनाव परिणाम कैसे बड़े से बड़े दिग्गजों की रणनीति को कठघरे में खड़ा कर देता है? कैसे जीत हार के अंतर में सिर्फ संख्याएं नहीं, बल्कि जनता का मूड, नेताओं की एकजुटता और बिखराव की कहानी छिपी होती है। अंता विधानसभा उपचुनाव एक ऐसा रणक्षेत्र जहां की धूल छंटने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो सिर्फ एक विधायक की कुर्सी पर जीत या हार की कहानी नहीं कहती, बल्कि आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति की दिशा तय करने वाली कई गहरी सच्चाइयों को उजागर करती है। जो बैलेट में कैद हुए, जो ईवीएम में कैद हुए, वो सिर्फ वोट नहीं थे, वो थी जनता की कसौटी जिस पर बड़े बड़े नेताओं का कद नापा गया। तो चलिए इसी सियासी रण की तह तक जाते हैं और खोजते हैं उन अनकही वजहों को जिन्होंने इस परिणाम को इतना चौंकाने वाला बना दिया। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। अंता 12 जिले वाली अंता, उस विधानसभा सीट का उपचुनाव का नतीजा सामने आया। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने शानदार जीत दर्ज की है। और बात मोरिया बुलाने की थी तो सामने मोरपाल थे, उनके मोरिया बुला दिए गए। भाजपा के मोरपाल सुमन 15,594 वोटों के विशाल अंतर से शिकस्त पाते हैं। यह जीत न केवल कांग्रेस के खेमे में जश्न की लहर दौड़ाती है, बल्कि भाजपा के लिए चिंता और मंथन का संदेश दे जाती है। जनादेश स्वीकार है, ऐसा कहा है भाजपा के अध्यक्ष ने। अब इन दोनों बड़े दलों के बीच निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन नरेश मीणा की हार क्या उनकी कहानी का अंत है, या यहां से कोई नई परत शुरू हो रही है? नतीजों के ऐलान के तुरंत बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के घर की तरफ जा रहे नरेश मीणा को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। सोचिए, एक चुनाव हारने वाला प्रत्याशी जो विजेता से मिलना जा रहा हो, उसे पुलिस हिरासत में ले ले। पुलिस कोतवाली लाती है। हालांकि इस मामले में फिलहाल चुप्पी है, लेकिन खुद में कई सवाल ये मामला छोड़ता है। तो सरकारी अमले के इस अप्रत्याशित कदम की वजह क्या है? और उधर राजनीतिक, जैसे मैंने कहा, मदन राठौड़ कह रहे हैं, जनादेश स्वीकार कर रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा प्रमोद जैन भाया को जीत की बधाई दे रहे हैं। लेकिन असली टीस और कसक निर्दलीय नरेश मीणा के बयानों में सुनाई दी। उनकी बातें, उनका अंदाज, उनके थप्पड़ अक्सर गूंज छोड़ जाते हैं। और उन्होंने जो कहा कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, ईमानदारी हार गई और भ्रष्टाचार जीत गया। ये सिर्फ एक हारने वाले प्रत्याशी का बयान था, या मौजूदा व्यवस्था पर एक सीधा प्रहार? और बड़ी चीज उन्होंने जब कहा, तो चूंकि वो सीधे तौर पे दो प्रत्याशियों से पीछे रहे हैं, तो भ्रष्टाचार प्रमोद जैन भाया को पिछली बार उन पे आरोप लगा, भाया रे भाया खूब खाया, उनको तो जनता ने हटा दिया। अब भाजपा के प्रत्याशी अयोग्य घोषित हो गए। ऐसे में भ्रष्ट कौन, कांग्रेस का प्रत्याशी या भाजपा का? और समर्थकों से नरेश मीणा ने कहा है, ईश्वर उनकी परीक्षा ले रहा है। शायद त्याग तपस्या में कोई कमी रही होगी, उन्होंने दोगुनी ताकत से काम करने का संकल्प लिया। ये बयान बड़े गहरे अर्थ समेटे हुए हैं और संकेत दे रहे हैं कि ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं, बल्कि नरेश मीणा के लिए एक लंबी लड़ाई का पड़ाव मात्र है। तो मतगणना के आंकड़े देखें तो भाया की जीत और भी दिलचस्प होती है। 20 राउंड की काउंटिंग में सिर्फ चौथा राउंड था जहां निर्दलीय नरेश मीणा आगे हुए, और 152 वोटों से। लेकिन वो बढ़त आगे के राउंड में बरकरार नहीं रख पाए। 5वें राउंड से तो भाया ने साफ सट जीत की है। वहां के जनादेश में साफ आया कि भाई बीजेपी आप बैठिए सब साइड में, बड़े लोग हैं। और नरेश मीणा, आपका तेवर अंदाज भी
पसंद नहीं आया अंता के लोगों को। खास करके कास्ट बेस्ड वोटों की बात करें, मोरपाल सुमन जो कि पिछड़े वर्ग माली समाज से आते हैं, उनको बड़ा वोट बैंक है, 35-40 हज़ार से ज़्यादा वोट बैंक बताया जाता है, तो वो वोट तो मिला ही है। लेकिन भाजपा ने पिछली बार मीणा प्रत्याशी उतारा था 2023 के विधानसभा चुनाव में, और वो उन प्रत्याशी जो कंवरपाल मीणा थे, तो मीणा वोट बैंक शिफ्ट होता है। तो मीणा वोट बैंक बेसिकली कांग्रेस का वोट बैंक, भाजपा ने एक दांव चलते हुए कंवरपाल को उतारा और कांग्रेस के एक बड़े वोट बैंक को तोड़ के 2023 में जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की। और इस बार क्या हुआ कि नरेश और मोरपाल के बीच जो अंतर जो है वो ज्यादा नहीं था। ऐसे में कहा जा रहा था भाजपा की बी टीम के तौर पे नरेश काम कर रहे हैं, कांग्रेस का आरोप था। लेकिन आप ये देखिए कि नरेश को अगर भाजपा टिकट दे देती या कांग्रेस दे देती, तो कांग्रेस ने तो अपना जो दांव चला उस पे वो क्लीन साबित हुई, तो पूरा खेल जो है वो कुल मिला के भाजपा के अगेंस्ट गया है। और कांग्रेस ने अपनी रणनीति में एक बड़ा कमाल दिखाया है। तो इसमें अगर ये देखें कि वहाँ जो ये अंतर है, इस अंतर से कुछ बड़ा वोट बैंक एक राजपूत समाज का है। कहा जा रहा है राजपूत समाज ने इस बार भाजपा को वोट नहीं किया। वहाँ जो सोर्सेज है उनके अनुसार कि उनके लिए नरेश मीणा को हराना बहुत इंपॉर्टेंट था, भले ही राजेंद्र गुढ़ा उनके साथ चुनाव प्रचार करने आए, क्योंकि भाजपा का मूल वोट बैंक भाजपा के साथ रहा। लेकिन कांग्रेस एक बड़ा डेंट डालने में सफल रही कि नरेश मीणा की वजह से छबड़ा की सीट कांग्रेस के करण सिंह हारे थे 2023 में। नरेश मीणा फिर देवली उनियाराम में भी खड़े हुए, नरेश मीणा फिर यहाँ भी खड़े हुए, और उनका जो ये तेवर और अंदाज वाला अक्सर समझ नहीं आता, ये जो एग्रेशन जो है, जैसे आप देखिए कि पिछली कांग्रेस सरकार में अच्छी नेता रही, ओसियां से विधायक दिव्या मदेरणा, वो इन्हीं तेवरों के चलते। तो यहाँ क्या है, राजस्थान थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर वाला मामला है। अंता में जो बच्चों की मौत हुई उसके बाद से एग्रेसिव हैं नरेश मीणा। वहाँ वसुंधरा राजे को वो चुनौती देते नजर आए। ऐसे में वसुंधरा राजे जब से फील्ड में उठी, तब से उतरी भजनलाल शर्मा के साथ में, तब से भाजपा का ग्राफ अप गया, लेकिन वो जीत दर्ज नहीं कर पाए। तो कांग्रेस ने आखिरकार अंता की सीट बीजेपी से छीन ली। हनुमान बेनीवाल का वहां आना, हनुमान बेनीवाल जो कि भजनलाल शर्मा पे कटाक्ष करते हैं, जैसे उन्होंने कहा भी अपने संबोधन में, मैं उन पे कुछ नहीं बोलूंगा, फिर भी वो बहुत कुछ बोल गए। तो ऐसे में नरेश मीणा के जो प्रचारक थे, वो परछाइयां बड़ी कद से बड़ी थी। चाइना में कहावत है, चीन में बड़ी पुरानी, कि परछाइयां कद से बड़ी हो तो सूरज डूब जाता है। और ऐसा ही नरेश मीणा का सूरज यहाँ डूब गया। तो कांग्रेस ने अंता की सीट कह रही है बीजेपी से छीनी है, लेकिन सवाल यह है कि सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी हार क्यों गई, और कांग्रेस कैसे ये कमाल जो है उसको मुकम्मल कर पाई। तो कांग्रेस जो है यहाँ सीधे तौर पे गहलोत और पायलट समेत एकजुट होकर ताकत झोंकती रही, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में। और प्रमोद जैन भाया जो है वो करीब 5,800 के समथिंग वोटों से 2023 का विधानसभा चुनाव हारे थे, और उससे करीब 3 गुना अधिक से अंतर से उपचुनाव में जीत करते हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है जो कांग्रेस की एक बदली हुई रणनीति और एकजुटता को दर्शाती है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए एक बड़ा कड़वा घूंट है, जो जहां एकता तो दिखावे की थी, लेकिन जमीन पे बिखराव था। मोरपाल सुमन के लिए बीजेपी में जो एकता दिखाई गई वो सिर्फ सतही थी। कैबिनेट मिनिस्टर हीरालाल नागर और मदन दिलावर जैसे स्थानीय नेता चुनावी मैदान से दूर हैं। आप देखिए, बड़ा 80 वोट बैंक कांग्रेस के धड़े में। दोनों ही 12 जिले से हैं, हाड़ौती में पैठ रखते हैं। सोचिए, अपने ही जिले के दिग्गज नेताओं को प्रचार से दूर रखना क्या इस सोची समझी रणनीति थी, या फिर अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा? यहां तक कि मीणा वोटर्स को लुभाने के लिए किरोड़ी लाल मीणा जैसे कद्दावर नेता का दौरा भी 1-2 बार ही हुआ, जो लगभग औपचारिकता सा नजर आया। और इन सबके बीच बीजेपी ने निर्दलीय नरेश मीणा को खतरे में नहीं माना, खतरे के तौर पे नहीं माना, और कहा कि ये तो कांग्रेस के वोट तोड़ रहा है और उनके लिए फायदे में, और यही फैक्टर उनकी हार का बड़ा कारण बना। नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र गुढ़ा जैसे नेताओं के साथ जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश की, बीजेपी के बड़े वोट खींचे, और इसका नुकसान किसे हुआ? बीजेपी को हुआ।
और उस बीजेपी ने नरेश मीणा को हल्के में लेने की गलती की थी। यूथ वोटर मोदी को या भाजपा को जिताते रहे हैं और यूथ वोटर बड़े पैमाने पे नरेश मीणा को। नरेश मीणा के लिए अच्छी बात ये है कि उनका जज़्बा चुका हुआ नज़र नहीं आता। नरेश मीणा जो है ये कह रहे हैं कि हम फिर लड़ाई लड़ेंगे और ताकत से लड़ेंगे। तो ये उनके अंदर एक जुझारू नेता की छवि दिखाती है। यही नहीं, नरेश मीणा का वोट शेयर इतना कम नहीं गया या इंक्रीज हुआ जिससे वो आगे के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं राजनीति में। तो कहा जा रहा है पहले वसुंधरा राजे के प्रत्याशी पसंद का नहीं था, फिर वसुंधरा राजे जुटती हैं। तो कुल मिला के भाजपा में जो गुटबाजियां हैं वो नजर आई। अंदर खाने जो खींचतान थी वो सामने आई और प्रत्याशी घोषित करने में जो देरी हुई उसने सुर्खियां बटोरी। भाजपा के पास प्रत्याशी नहीं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बताते हैं कि मोरपाल सुमन पहली पसंद नहीं थे और वसुंधरा राजे जो है वो कंवरलाल मीणा की पत्नी को ही टिकट दिलवाना चाह रही थी। लेकिन तब परिवारवाद का मुद्दा उठा और इसके बाद उन्होंने इसी सीट से 2013 में विधायक रह चुके प्रभुलाल सैनी के लिए पैरवी की। लेकिन इस पर पार्टी में रंजाबंदी नहीं बनी। मैंने एक विश्लेषण में कहा भी था कि अगर प्रभुलाल सैनी को टिकट दिया जाता है, प्रभुलाल सैनी यहाँ जीत सकते हैं। वसुंधरा खेमा बहुत शिद्दत से जुटेगा, लेकिन हो सकता है कि जब ये मंत्रिमंडल में बदलाव करे, हो सकता है कुछ समय बाद भाजपा अब निर्णय ले ही ले। इस हार के बाद संगठन नहीं बना पाए हैं मदन राठौड़, अभी तक बड़ा फेल्योर। युवा मोर्चा में अध्यक्ष बदलने को है लेकिन पुराने संगठन से ही काम चल रहा है। बहुत लंबा समय, 2 साल का लंबा समय बीतने के बावजूद भाजपा सरकार जो है वो अभी तक मंत्रिमंडल में विस्तार या अमेंडमेंट नहीं कर पाई है, बोर्ड निगम लोगों को मिले नहीं हैं। ऐसे में भाजपा बड़ी ठहरी हुई सी है और कांग्रेस के पथ पे है। तो कांग्रेस के पथ पे चल के क्या अंजाम हुआ था किसी से छिपा नहीं है और उसी अंजाम की ओर भाजपा बढ़ रही है। बड़ा सवाल। तो कुल मिला के मैंने ये कहा था कि प्रभुलाल सैनी अगर जीत गए तो फिर हो सकता है अविनाश गहलोत की छुट्टी हो जाए मंत्रिमंडल से। ऐसे में बड़ी लॉबी, बड़ी चीजें सैनी के अगेंस्ट गई और शुरुआत में असमंजस रहा। फिर वसुंधरा राजे मोरपाल के साथ प्रचार में जुटी। हालांकि मोरपाल भी वसुंधरा राजे के करीबी नेताओं में है और प्रभारी भी वसुंधरा राजे के बेटे सांसद दुष्यंत सिंह को बनाया गया था। और हालांकि वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह ने प्रचार में खूब जोर लगाया और सभी ने माना कि ये चुनाव अब मोरपाल से ज्यादा वसुंधरा राजे का हो गया है। राजे की प्रतिष्ठा से इस चुनाव को जोड़ा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे पहली बार एक रथ पे बैठ के प्रचार करते हैं और पहली बार ही करीब 2 साल में हुआ है भजनलाल शर्मा 12 जिले में आए हैं। बच्चे दब के मर गए तो भी वो नहीं पहुंचे। कई बार प्रोग्राम उनका कैंसिल हुआ है। कोटा से आगे भजनलाल शर्मा बढ़े नहीं। इस बार बढ़े तो जनता ने कहा ठीक है आप अब आए हैं, देखते हैं क्या किया जाए। तो कमी नहीं छोड़ी वसुंधरा राजे ने भी, भजनलाल शर्मा ने भी, दुष्यंत सिंह ने भी वोट मांगने। लेकिन जनता तो जनार्दन है। जनता ने कहा भैया खाली झोली रखिए आप। तो यह साफ है कि बड़े चेहरों और व्यापक प्रचार से जीत सुनिश्चित नहीं होती। जनता को आप जब तक विश्वास नहीं दिलाते तब तक वो आपकी होके नहीं रही। और पूरा जो इलेक्शन का जिम्मा वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द रहा। हालांकि भाजपा अपना शिकार करने में निश्चित तौर पे सफल रही होगी। एक लॉबी जो चाह रही थी कि भी वसुंधरा राजे का कद थोड़ा कम किया जाए, उनको एक डेंट दिया जाए, उनके जो छवि उभर रही है। जिस तरह से लास्ट मीटिंग जो हुई थी उसमें नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की, उनके साथ बात की, तारीफ किया। तो हो सकता है एंटी वसुंधरा राजे कैंप खुश हो। ओम बिड़ला बड़े खुश हो सकते हैं भाया की जीत से। तो बड़े 2 दिग्गज नेता यानी कैबिनेट मंत्री हीरालाल नागर और मदन दिलावर, 12 जिला जन्म स्थान मदन दिलावर का तो चरडाना गांव है, अटरू तहसील 12 विधानसभा क्षेत्र के, और हीरालाल नगर का अंताना है। और दोनों को नजरअंदाज करना चर्चा का विषय बनी और हाड़ौती के दूसरे दिग्गज नेता के समर्थक माने जाने के कारण नागर और दिलावर अंता प्रचार में नहीं आए। यह रणनीति बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी को उजागर कर गई, जहां व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता ने पार्टी के हित को कहीं किनारे कर दिया। तो मदन राठौड़ से पूछा भी था तो उन्होंने कहा जिसके लायक जो काम होगा वह सौंपा जाएगा। ये जवाब खुद में टालमोल टोल भरा और संतोषजनक नहीं था, जिसने अंदरूनी कलह और खबरों को हवा दी। अब इसमें क्या है, गेम चेंजर भाजपा के पास एक तुरुप का पत्ता था, किरोड़ीलाल मीणा। कांग्रेस से नाराज होकर नरेश मीणा ने निर्दलीय का दावा भरा। तब माना जा रहा था कि नरेश मीणा कांग्रेस के वोट काटेंगे, लेकिन कांग्रेस इस पे अलर्ट रही और अपनी रणनीति चुनी।
लेकिन भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने इसे खतरा नहीं माना कि ठीक है वो कांग्रेस के वोट काट रहे हैं, क्योंकि भाजपा की रणनीति डिसाइड करने वाले में अब बहुत कम लोग, सत्ता से लेकर संगठन में ऐसे लोग बहुत अंगुलियों पे गिनने लायक हैं जो चुनाव का गणित जानते हो, खास करके ग्रामीण सीट का। नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों से जो है वो शहर के चुनाव लड़े जाते हैं। अंता मांगरोल के अलावा शहर नहीं है वहाँ, नगर पालिका के अलावा लगभग ग्रामीण वोटर हैं। और आपको ग्रामीण वोटरों को बूथ तक लाने का, ला करके अपने पक्ष में वोट करवाने वाला मैकेनिज्म कहीं नजर नहीं है। और यही फैक्टर भाजपा के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह हो। नरेश मीणा ने अपने बयानियों और रैलियों में अच्छी भीड़ जुटाई, और शंकराचार्य तक उनके लिए डिमांड कर रहे थे। तो मीणा है, जाट है, राजपूत समाज एक अच्छा वोट बैंक भाजपा का था, लेकिन कहा जा रहा है राजपूत भी उनके पक्ष में नहीं है। तो नरेश मीणा के सभाओं में गुढ़ा और बेनीवाल की मौजूदगी, हजारों की भीड़ जुट रही, लेकिन भाजपा की बात खटकी नहीं, या फिर उस जानबूझ के नजरअंदाज किया गया। तो बड़ी चीज ये है कि भाजपा ने अपने तुरुप के पत्ते यानी कि मीणा समाज के कैबिनेट मिनिस्टर, मीणा समाज के दिग्गज नेता किरोड़ीलाल मीणा को प्रचार में इतना उपयोग नहीं लिया, औपचारिकता से भरा रहा। वो मीणा समाज के वोटर को साइड अपास्ट करना चाहते थे और वो साइड अपास्ट हो गए, आप जीरो हो गए। अगर किरोड़ीलाल मीणा मजबूती से जुटते तो तस्वीर बदल जाती। नरेश मीणा के प्रचार पर किरोड़ी की छवि भारी पड़ सकती थी। हालांकि कहा जा रहा है किरोड़ीलाल मीणा खुद हवा को समझ गए और उन्होंने खुद भी अपने लेवल पे ज्यादा लोड लिया नहीं। तो बड़ा है कि क्या हार पहले से तय मानी गई थी या कोई राजनीतिक चाल थी। सवाल बड़े अनुत्तरित हैं, लेकिन सवाल वहीं खड़े हैं। और कांग्रेस में जरूर भूमिका नेताओं की एकजुटता की रही। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, इनके बीच दूरियां हैं निश्चित तौर पर। प्रमोद जैन भाया सीधे तौर पे अशोक गहलोत के नजदीकी हैं, लेकिन अंता सीट के लिए गहलोत और पायलट दोनों ने अपने बीच की दूरी भुलाते हुए चुनाव लड़ा। पहले से बीजेपी की सीट थी, उपचुनाव में बीजेपी मजबूत थी, सरकार थी, लेकिन परिणामों ने बीजेपी की गुटबाजी और कांग्रेस की एकजुटता को बयान कर दिया है। सिर्फ एक चुनाव नहीं था, कांग्रेस के लिए एकजुटता का प्रदर्शन था। तो भले ही ये एक सीट पर उपचुनाव था, लेकिन कांग्रेस की गंभीरता इससे आंकी जा सकती है कि प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी प्रत्याशी प्रमोद जैन भाई के लिए गांव गांव घूमे। लाल डायरी के जो बड़े सरमाएदार रहे राजेंद्र गुढ़ा, उन्होंने कहा भी कि पहली बार देखा है कि एक सीट पर चुनाव के लिए किसी पार्टी का प्रदेश प्रभारी गांव गांव की खाक छान रहा है। हालांकि ये तंज जो है वो कांग्रेस की मेहनत और जमीनी जुड़ाव के तौर पे दर्शा दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी गजब का प्रचार किया और बीजेपी की सरकार को घेरा। उनके प्रयास को कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन बीजेपी के पास इस तरह का संगठित और जमीनी प्रचार का कोई मैकेनिज्म नजर नहीं आया। कांग्रेस ने यहाँ हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत झोंकी, भाजपा सेलेक्टिव रही, कलेक्टिव नहीं हो पाई। अब इस रिजल्ट से कांग्रेस में निश्चित तौर पर एक जान आने की उम्मीद है। अशोक गहलोत लगातार भाजपा सरकार को टारगेट कर रहे हैं, कहने का अंदाज अलग रहता है। डोटासरा, जूली, कांग्रेस के पास एक बड़ी टीम है, डाइवर्सिफाई और मल्टी डायमेंशनल लीडरशिप है, लेकिन भाजपा के पास आज की तारीख में नजर नहीं आती तो जन जुड़ाव वाली मल्टी डायमेंशनल लीडरशिप हो। और कांग्रेस को एकजुट करने और पार्टी को अगले चुनाव में जाने का ईंधन इस रिजल्ट ने दिया है। और ये जीत कांग्रेस के लिए एक संजीवनी का काम कर सकती है। और इधर भाजपा को मंथन करना होगा, करेगी भी, कि सत्ता में रहते हुए एक सीट पर फोकस करते हुए भी हार गए। और बहुत लंबे समय पहले, करीब 6 महीने पहले कंवरलाल मीणा को सजा होते ही भाजपा को पता था कि उपचुनाव होगा। इसके बावजूद जनता की नब्ज नहीं टटोल पाए। अगर भाजपा इस पिछड़े इलाके में लोगों की समस्या दूर करने का काम ही छेड़ देती तो जनता साथ आ जाती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आपने टीम ही नहीं बनाई। स्थानीय लोग कहते हैं कि आधारभूत समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। यदि उपचुनाव की आहट के दौरान भी वहां सरकार बस अड्डे, स्कूल, सड़क, सफाई, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा पे थोड़ा बहुत काम कर लेती तो कहने को होता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं दिखा। सिर्फ बड़े नेताओं के प्रचार और दिखावटी एकता से जनता का मन नहीं जीता जा सकता। जनता को काम चाहिए, विकास चाहिए, इसीलिए तो आपको भेजती है उस बड़ी बिल्डिंग में जिस पे राजस्थान विधानसभा लिखा हुआ था। और सरकार को जब ये नहीं दिखता तो फिर ठीक है, आप ये रिजल्ट लीजिए। तो अंता का एक छोटा सा उपचुनाव सत्ता के अहंकार और विपक्ष की एकजुटता की एक बड़ी कहानी कहता है। ये सिर्फ एक सीट पर हार या जीत का चुनाव नहीं था,
बल्कि ये जनता की उस खामोश आवाज़ का चुनाव था जिससे बड़े-बड़े राजनीतिक दल अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब सत्ता में रहकर भी आप जनता की बुनियादी समस्याओं से आँख बंद कर लेते हैं, जब अपनी पार्टी के अंदरूनी कलह को आप जनता के सामने उजागर कर देते हैं, तो ये परिणाम अवश्यंभावी हो जाते हैं। अंता ने दिखा दिया कि राजनीति में सिर्फ चेहरा या प्रचार नहीं, बल्कि ज़मीनी जुड़ाव, कार्यकर्ताओं की एकजुटता और जनता के मुद्दों पर काम करना ही असली जीत की कुंजी है। कांग्रेस के लिए जीत आने वाले समय में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। भाजपा के लिए कड़ा सबक है। देखते हैं भाजपा इस सबक को लेती है या नहीं है। आईना है जिसे भाजपा देखती है या नहीं देखती। क्या इस आईने में रणनीतिक गलतियां और अंदरूनी कमजोरी देखेगी भाजपा? कुछ सीख पाएगी और क्या आत्मचिंतन करेगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।